अच्छा जी, कोई भी बंदा अगर पूरे पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कभी भी कैश पेमेंट पे नहीं ख़रीदना है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को कैश पेमेंट पे ख़रीदेंगे जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपको 5% फ़ाइन देना होगा। ठीक है, 5% फेयर मार्केट वैल्यू का या डीसी रेट का इसमें से जो ज़्यादा है वो आपको अदा करना होगा। ये जो टेक्स्ट आपके सामने विजिबल है ये सेक्शन 182 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। तो अब इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक मिसाल हम ले लेते हैं कि एक बंदा 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है। ठीक है, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इसी प्रॉपर्टी की 60 लाख है, इसी प्रॉपर्टी का डीसी रेट 1 करोड़ है। तो अब 60 लाख और 1 करोड़ में से जो ज़्यादा है यानी 1 करोड़ रुपया, इसके ऊपर 5% यानी 5 लाख रुपया ये जो ख़रीदार है इसको एफबीआर की जानिब से फ़ाइन भेजा जाएगा। तो इसने ये फ़ाइन इसको अदा करना पड़ेगा इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो था कि जो भी ख़रीदार है उसको ये 5% जो है फेयर मार्केट वैल्यू और डीसी रेट जो प्रॉपर्टी का है उसमें से जो ज़्यादा है उसका 5% अदा करना होगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ टेक्स्ट शेयर किया, सेक्शन 182 का उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें दूसरा मसला ये आता है कि सेक्शन 75A जो है उसके तहत अगर ये बंदा इसी प्रॉपर्टी को बेचता है अगले सालों में, तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि सेक्शन 75A के तहत इस बंदे की कैश में ख़रीदारी की वजह से परचेज़ प्राइस सिफर रखी जाती है। अब सेम प्रॉपर्टी आप देख लें कि ये बंदा अब जो है परचेज़ प्राइस इसकी एफबीआर के ऑर्डर की वजह से सिफर रखी जाएगी। सेल प्राइस इसको अब मिल रही है 1 करोड़ 30 लाख रुपए सेम प्रॉपर्टी पे। तो कैपिटल गेन जो होगा वो सेल प्राइस माइनस परचेज़ प्राइस होता है, तो वो इसका आ गया 1 करोड़ 30 लाख पूरा। अब पूरे 1 करोड़ 30 लाख पे जब 15% पहले साल के अंदर अंदर अगर बेच रहा है तो रेट 15% है तमाम प्रॉपर्टीज़ पे। तो 1 करोड़ 30 लाख का 15% बनेगा 19,50,000। लेकिन अब ये जो ब्लू कलर में है ये एक नॉर्मल पर्सन है जिसने क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि किसी भी डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस्ड पे ऑर्डर या क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो अब इस पे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है वो 9 लाख का बन रहा है। ठीक है, वो किस तरह से कि इसकी जो सेल प्राइस थी उसमें से वो कॉस्ट को माइनस करेगा, बाकी जो रकम होगी वो कैपिटल गेन होगा यानी 60 लाख यहाँ पे इस केस में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 70 लाख जो है वो परचेज़ प्राइस इसमें से रखी है और इस पे 60 लाख फिर कैपिटल गेन है, इस पे फिर टैक्स बना 9 लाख रुपए का। तो ये आप देख लें कि ये कितना बड़ा डिफरेंस जो है ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर ये होगा कि ये जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है 75A के तहत जो कैपिटल गेन टैक्स के नाम से सेल, इस प्रॉपर्टी को अगर सेल करता है बंदा तो फिर ही उसको इसकी हिट पड़ेगी। तो इसकी जो हिट है ये फिर अगर ओपन प्लॉट है तो ये रेट है बेसिकली एफबीआर का, तो उसमें 7वें साल में अगर बेचेगा तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे अगर 4 साल गुजर जाते हैं तो 5वें साल में कोई भी हिट नहीं है। यानी कि बेसिकली कहने का मकसद ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका रेजिडेंशियल हाउस या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग कमर्शियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी तरह अगर फ्लैट होता है तो इसमें तीसरे साल में कोई हिट नहीं पड़ेगी। यानी कि ये बेसिकली अगर पहले सालों इनिशियल ईयर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी अगर बिकती है तो फिर इसमें ये फ़र्क बहुत बड़ा टैक्स का आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी बिकती नहीं है यानी ख़रीदार ने गलती तो की है बट वन टाइम गलती की है, तो फिर पहले वाला जो स्टार्ट वाला था वो एक ही 5% के हिसाब से उसको एक ही फ़ाइन जो है वो अदा करना होगा। तो अब ये टोटल स्टोरी है जो कि बेसिकली अगर आपसे मिस्टेक होती है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको अगर आप कैश पे ख़रीद लेते हैं तो फिर ये फ़ाइन्स हैं टोटल जो आपको पे करना होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत।